तो देखिए इधर केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले हमको रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। तो जो रिएक्शन होता है वो तीन टाइप का होता है। पहले कहा जाता है वेरी फास्ट रिएक्शन, जिसका हिंदी है अति तीव्र अभिक्रिया। सेकेंड होता है मॉडरेट रिएक्शन, यानी मंद अभिक्रिया। और यह वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन मतलब अति मंद अभिक्रिया। इसका हिंदी है मंद अभिक्रिया। और ये क्या है? तीव्र अभिक्रिया। देखिए ध्यान से लिखा है वेरी फास्ट रिएक्शन, यानी ऐसे रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने में बहुत कम समय लगता है, या जिसका स्पीड बहुत ज्यादा जिसमें समय कम लगता हो और वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। उसका अगर टाइम देखा जाएगा, टाइम ऑफ कंप्लीशन, कितने समय में कंप्लीट हो रहा है, तो 10 to the power -14 to 10 to the power -60 सेकेंड, बहुत ही कम है। यानी आप तो देखते देखते कहानी खत्म हो जाएगा। ये आप पलक झपकने में भी टाइम लग रहा है, लेकिन उससे मिलियन टाइम्स ज्यादा है। जैसे दूध को फाड़ देता, आपको समय लगता है क्या? जैसे एक ड्रॉपलेट गिरा कि आप उसको रोक ही नहीं सकते हैं। अगर हम लोग विनेगर एसिटिक एसिड को दूध में डाल दें और हम लोग सोचे रुको थोड़ा दूध उठा देते हैं ताकि फटे नहीं, ऐसा होगा क्या? कहानी खत्म हो जाएगा। तो ये वेरी फास्ट रिएक्शन है। एसिड बेस रिएक्शन जो होता है, इसका एग्जांपल होता है एसिड बेस रिएक्शन। जैसे NaOH और HCl जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? NaCl प्लस। बहुत फास्ट रिएक्शन है, इसलिए इसका दूसरा नाम है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। तत्क्षण, मतलब इसको बहुत कम समय लगता है कंप्लीट होने में। तो ऐसे रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने में कम समय लगता है या जिसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है, तो उसको कहा जाता है वेरी फास्ट रिएक्शन। मेन एग्जांपल है एसिड बेस रिएक्शन या आयनिक रिएक्शन। H प्लस OH माइनस H2O। H2 और O2 से नहीं, H2 और O2 से तब इसमें आ जाएगा। ये H आयन है, आयन से बहुत फास्ट रिएक्शन। आयन सार हाईली रिएक्टिव, आयन जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो कहीं पे अगर H प्लस बना OH माइनस बना तो फास्ट रिएक्शन है, बहुत फास्ट होगा ये रिएक्शन। तो वेरी स्लो रिएक्शन। अभी इसको उल्टा है, इधर था ऐसे रिएक्शन जिसका स्पीड बहुत ज्यादा हो या कंप्लीट होने में टाइम कम लगता हो। इधर है ऐसे रिएक्शन जिसका स्पीड बहुत स्लो हो और या जिसको कंप्लीट होने में बहुत ज्यादा समय लगता हो। तो इसके लिए अगर टाइम देखेंगे तो इसके लगता है डेज, मंथ, ईयर, यानी 3 महीना सा, कम से कम 1 दिन तो लगना चाहिए। जैसे किसी भी फ्रूट्स को लेके आ जाएंगे, उसका खराब होना, तो देखते देखते खराब होता है क्या? नहीं, उसको कम से कम 1 दिन तो लग जाता है। तो ये हो गया वेरी स्लो रिएक्शन में। जंग लगना, उसके लिए भी 4 दिन रखेंगे, लोहे के रॉड को पानी डालते रहेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से दिखेगा। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन का बनना या पानी का बनना, तो पानी का बनना H2 और O2 से होगा। ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ये स्लो क्यों हो रहा है? क्योंकि H2 बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। H2 को तोड़ना इतना आसान नहीं है। इसको तोड़ेंगे तो 5000 केल्विन पे जाएंगे, तब तक ये मात्र 95% ही टूटा रहेगा। 5000 केल्विन, उतना टेम्परेचर पर अगर कोई हीट करेगा तभी ये 100% नहीं टूटता है।
और O2 भी हाईली स्टेबल है, O2 भी नहीं टूटता है। पूरे सिंगल बॉन्ड बनाने वाले में सबसे ज़्यादा स्टेबल है H2, इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड बनाने वाले में O2, ट्रिपल बॉन्ड बनाने वाले में N2। ये सब स्टेबल गैस है, तो ये खुद स्टेबल है। तो आपको यहाँ से यहाँ अगर बनेगा H2 बनेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी निकलता है, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, H2O2 से, याद है? H2O2 से नहीं तो H2 प्लस O2 रिएक्शन करके H2O बनाता है और इलेक्ट्रिसिटी निकलता है। या H2O को तोड़ने के लिए आपको 10th में सिखाया गया होगा, H2O को तोड़ेंगे तो इधर क्या लगता है? इलेक्ट्रिसिटी। यानी इतना आसान नहीं, तो ये बहुत ही रिएक्शन स्लो होता है, हाई स्टेबल है। तो ऐसे रिएक्शन जिसका स्पीड बहुत कम हो या जिसको होने में बहुत ज्यादा समय लगना हो, उसको वेरी स्लो रिएक्शन कहा जाता है। और ऐसे रिएक्शन जिसका स्पीड फास्ट रिएक्शन से कम तथा स्लो रिएक्शन से ज्यादा होता है तो उसको बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन। इसमें समय कितना लगता है? सेकेंड, मिनट, आवर। ये सबसे अच्छा फैक्टर है, इसको समझना। कम समय लग गया इससे, वेरी स्लो वाले से अगर कम समय लगा तो मॉडरेट, और फास्ट वाले से ज्यादा समय लगा तो मॉडरेट। तो इसमें एग्जांपल बोलिए। दही का बनना 6-7-8 घंटा लगता है नहीं, खाना का पचना, अगर खाना का पचना 1 दिन से ज्यादा लग रहा है मतलब लिवर गड़बड़। एक्चुअली क्या होता है, अगर गैस भी बहुत सारा बन गया ना पेट में तब भी खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, उसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो ये है रिएक्शन का टाइप। अभी ये तो हो गया, हाँ चलो कि वेरी फास्ट रिएक्शन हो गया, स्लो हो गया और मॉडरेट रिएक्शन हो गया। अभी हमको पढ़ना है ये रेट है ना, रिएक्शन रेट। रिएक्शन क्या होता है कि कंसंट्रेशन कैसे, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कैसे चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं रेट। तो रिएक्शन का अभी हम पढ़ेंगे, इसके अंदर रेट। देखो रेट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, मुझे थोड़ा पूछ रहा है, डेफिनेशन पूछ रहा है, मतलब कितना डिस्टेंस गया और उस डिस्टेंस जाने में कितना समय लगा, वो होता है स्पीड। वेलोसिटी कितना डिस्प्लेसमेंट गया और कितना टाइम लगा। तो हमारे लिए हमको तो रेट सीखना है, रेट यानी दर। तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना चेंज हुआ और चेंज होने में कितना समय लगा, उसी से पता चलता है रेट। यानी रेट जो होता है, अगर हम लोग लिखे तो क्या लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो तो उसका कंसंट्रेशन कितना चेंज हुआ है और चेंज होने में कितना समय लगा। जैसे A से B कोई रिएक्शन है नहीं, अगर इसका इनिशियल कंसंट्रेशन मान लीजिए A है तो इसका क्या होगा B। शुरू में तो B बना नहीं होगा, बाद में अगर ये X बन गया और ये कम कितना हो गया, X कम हो जाएगा, क्योंकि इसका 1 मोल टूटेगा तो इसका 1 मोल बनेगा, इसका X बना होगा मतलब इसका X कम हो गया। तो अगर हम लोग रेट लिखे तो हम लोग A के कंसंट्रेशन में कितना लिखना पड़ेगा, A का फाइनल कंसंट्रेशन नहीं, A का फाइनल कंसंट्रेशन माइनस A का इनिशियल कंसंट्रेशन। इसी से तो पता चलेगा ना कंसंट्रेशन कितना चेंज हुआ है, डिवाइडेड बाय टाइम, कितना टाइम लगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ जाने में अगर टाइम जो है लगा आपका t मिनट का टाइम लगा है, तो A का फाइनल कंसंट्रेशन कितना लिखना है, आप बोलेंगे C फाइनल ऑफ A का फाइनल कंसंट्रेशन माइनस C इनिशियल ऑफ A का इनिशियल कंसंट्रेशन बटा टाइम।
तो सी फाइनल कितना आ रहा है ए माइनस एक्स और इनिशियल कितना है ए डिवाइडेड बाय टाइम, मान लीजिए टी लग गया है तो ए माइनस ए प्लस ए कट जाएगा तो माइनस एक्स बाई टी, ये हो गया आर ऑफ ए का रेट। नहीं माइनस का मतलब घट रहा है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है लेकिन मतलब इधर उधर क्या लैंग्वेज लिखे हुआ है लेकिन टॉपिक तो पूरा कवर हो जाएगा। माइनस एक्स बाई टी, अगर कोई बोलेगा नहीं बी के टर्म में बताओ तो आर बी क्या होगा, वैसे ही सी फाइनल ऑफ बी माइनस सी इनिशियल ऑफ बी अपॉन टाइम, तो सी का फाइनल कितना है एक्स, इसका इनिशियल 0 बाई टी, इधर प्लस आ रहा है, प्लस का मतलब बढ़ रहा है, माइनस का मतलब घट रहा है। रिएक्शन का जो रेट होता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन वो हमेशा प्लस, अगर कोई बोलेगा रिएक्शन का रेट तो आपको बोलना पड़ेगा उसका साइन क्या होगा प्लस। लेकिन अगर पूछेगा नहीं रिएक्टेंट के टर्म में बताओ तो रिएक्टेंट के टर्म में माइनस और प्रोडक्ट के टर्म में प्लस। अगर कोई दौड़ेगा तो पॉजिटिव में तो दौड़ेगा कि नेगेटिव में दौड़ेगा, दौड़ रहे लेकिन नेगेटिव में दौड़ रहे, इसका कुछ लैंग्वेज है क्या नहीं, तो दौड़ेगा मतलब पॉजिटिव, लेकिन उसमें एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन आता है। अगर स्पीड बढ़ा रहा है मतलब एक्सेलरेट और थोड़ा स्पीड घटा रहा है तो रिटार्डेशन उसको कहता है। तो रिएक्शन का रेट हमेशा प्लस, रिएक्टेंट के टर्म में माइनस, प्रोडक्ट के टर्म में, ये हो गया रेट निकालने का तरीका। अभी रेट का टाइप है, रेट दो टाइप का होता है, इसका प्रकार, ये दो टाइप का, एक को कहा जाता है एवरेज, एवरेज रेट यानी औसत चाल कहिए या दर कहिए या वेग कहिए, बात हमारे लिए एक ही है, फिजिक्स नहीं है। और इधर इसका नाम है इंस्टेंटेनियस, जिसका हिंदी है वेग दर। अब इसको समझ लीजिए, एवरेज का मतलब क्या है, जैसे आप यहाँ से घर जाएंगे तो आपका स्पीड सेम ही होता है नहीं, तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम ये निकलेगा एवरेज, मतलब टोटल कितना चेंजेस कंसंट्रेशन हुआ है और कंसंट्रेशन चेंज होने में कितना टाइम लगा है, उससे निकलता है एवरेज। लेकिन कोई बोलेगा नहीं 5वें मिनट में बताओ उस रिएक्शन का रेट कितना था, ये हो गया तापमान। दोनों में अच्छे वर्ड है, इंस्टेंट मतलब क्षण, मतलब मोमेंट, किसी पार्टिकुलर मोमेंट पे जो रिएक्शन का रेट होता है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, और दिए गए समय अंतराल में जब रिएक्शन का रेट पूछा जाएगा तो हो जाता है एवरेज। जैसे आप एग्जाम में पेपर लिखते थे स्पीड से भी होता है, शुरू में थोड़ा आराम आराम से लिखते देखते क्या कैसा चलता है, जब पता चलता है कि समय कम होता है स्पीड अपने आप बिगड़ मतलब बढ़ जाता है, बिगड़ जाता है। तो अगर कोई बोलेगा नहीं टोटल रेट्स बताओ तो कितना होगा, टोटल कितना समय लिखा, टोटल कितना क्वेश्चन लिखा, नहीं उसे पता चलेगा। लेकिन किसी बोलेगा नहीं तुम्हारे आधे घंटे में बताओ तुम्हारा स्पीड कितना था, तो क्या हो जाएगा इंस्टेंटेनियस। तो इसका जो निकाला जाता है इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। ये बड़ा होता है, ज्यादा चेंजेस कंसंट्रेशन में ज्यादा चेंज, टाइम का भी ज्यादा चेंज। अगर कम चेंज होता है तो हम लोग बीसी बाई डी करते हैं, छोटा डेल्टा का मतलब कम दिखाना होता है नहीं ना, डेल्टा मतलब उसका कम ना किसी इकाई समय में ना दिखाना होता है।
डी डेल्टा का मतलब होता है बिगर चेंज और स्मॉल डी का मतलब होता है छोटा चेंज। ये भी चेंजेज है, ये भी चेंजेज है। अगर हम दिखाएंगे ग्राफ से, अगर मैं इसको ग्राफ से दिखाऊं, जैसे ए से बी बना होगा तो क्या होगा, बी शुरू में जाना होगा, बाद में घटना चालू हो गया होगा। ये मैं रिएक्टेंट के टर्म में दिखा रहा, आर के टर्म में। यहाँ पे सी ए है, ए का कंसंट्रेशन, इधर भी सी ए। मान लीजिए T1 है और ये T2, तो इस टाइम पे जाएंगे तो यहाँ का कंसंट्रेशन मिलेगा, और इस टाइम पे जाएंगे तो यहाँ का कंसंट्रेशन मिलेगा। तो अगर हम लोग रेट निकालें आर एवरेज, तो हम क्या लिखेंगे, T1 पे होगा C1 और T2 के करस्पॉन्डिंग, तो C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T2, हम बोलेंगे डेल्टा C बाई डेल्टा T, बड़ा चेंज। लेकिन अगर कोई बोलेगा नहीं एकदम बताओ 5वें सेकंड पे, लेकिन 5वां सेकंड भी थोड़ा समय अंतराल हो जाता है, नहीं क्योंकि रिएक्शन तो फास्ट रिएक्शन का टाइम कितना लगता है, -14 से -16, तो बहुत ही कम लग रहा है। तो 1 सेकंड तो उसके कंपैरिजन में करोड़ों गुना ज्यादा है, नहीं है। तो अगर कोई बोलेगा नहीं इस मोमेंट पे बताओ, तो हम लोग लिख बताए, चलो थोड़ा डेल्टा टी, थोड़ा टाइम का अंतराल ले लो, और यहाँ पे भी जाओगे तो क्या मिलेगा, थोड़ा चेंजेज मिलेगा, थोड़े समय में थोड़ा सा चेंजेज। तो इसको हम लोग बोलते हैं dt और इसको बोलते हैं dc। और अच्छे से समझेंगे ना तो मैथ्स के अगर लैंग्वेज में तो इसको कहा जाता है स्लोप। इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा, तो स्लोप को कैसे लिखते हैं, tan थीटा, क्या होता है dc बाई dt। मैथ्स में पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन जो है, किसी पॉइंट का डिफरेंशिएशन क्या बताता है, स्लोप। और एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा टाइम के साथ, नहीं हो जाएगा। तो ये डीसी और dt सब रेट आज इंस्टेंटेनियस होगा, उसको हम लोग बोलते हैं डीसी बाई dt। लेकिन ये रिएक्टेंट है, तो C2 बड़ा या C1, C2 बड़ा या C1, C2 बड़ा। ऊपर से नीचे कंसंट्रेशन घट रहा है, ये लाइन पे, तो C2 बड़ा होगा कि C1 बड़ा है। हम इस एक्सिस पे जाएंगे तो बढ़ेगा ना वैल्यू, C1 बड़ा है, C2 छोटा है, तो छोटे में से बड़ा माइनस किया तो माइनस, बड़ा ये कम है ज्यादा है, तो ओवरऑल क्या आएगा माइनस। इधर भी साइन क्या आएगा माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट का रेट क्या निकलेगा माइनस में। इसे प्रोडक्ट का ही बता देगा बेटा। अगर हम यहाँ तक किसी को डाउट है, अगर हमको प्रोडक्ट का बताना है बी के टर्म पे, तो हम क्या करेंगे, बी के टर्म में हो गया नहीं, तब फिर से वही T1 पे इतना कंसंट्रेशन, T2 पे इतना कंसंट्रेशन। तो अगर ये C1 है और ये C2 है, अब क्या हो जाएगा, बड़ा हो गया, तब क्या आएगा ये, लेकिन आर एवरेज किसके टर्म में, बी के टर्म में। और ये भी किसी टाइम पे अगर स्लोप निकाल लेंगे, मैथ्स वाले को तो अच्छे से, क्योंकि उनको पता है स्लोप पढ़ना है। तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग जो स्लोप निकालेंगे वो क्या मिलेगा, dc बाई dt। क्या मिलेगा, क्योंकि b है तो b बन रहा है तो बढ़ रहा है, तो प्लस, और एक घट रहा है तो माइनस। डाउट है? तो रेट दो टाइप का होता है, एक तो होता है एवरेज रेट, दूसरा इंस्टेंटेनियस। एवरेज रेट का मतलब होता है किसी दिए हुए समय अंतराल यानी टाइम स्पेन में उस रिएक्शन का रेट, उसको एवरेज रेट कहा जाता है। और किसी दिए हुए टाइम पर रिएक्शन का रेट होता है इंस्टेंटेनियस। अब सबसे अच्छा टॉपिक है रेट एक्सप्रेशन। दर व्यंजक
जब भी आपसे अगर कोई पूछेगा रेट बताओ तो आप क्या बताएंगे? एवरेज रेट। हाँ, अगर वो पूछेगा नहीं इस समय पे बताओ तब तो इंस्टेंटेनियस होगा ना। दर व्यंजक कैसे लिखा जाता है देखिए ध्यान से। अगर मान लीजिए M1A है और M2B, ये रिएक्शन के बाद बना है N1C और N2B। अभी हमको इसका दर व्यंजक लिखना है रेट। तो जब भी रेट लिखा जाता है ना तो किसी के टर्म में लिखा जाएगा, ए के टर्म में, बी के टर्म में, सी के टर्म में, डी के टर्म में। नहीं तो रिएक्शन का रेट पूछेगा तो रेट अगर रिएक्शन का कह रहा है तो दोनों टर्म हो सकता है, प्रोडक्ट के भी टर्म में बताया जा सकता है और ये घट रहा है मतलब क्या, बी बन रहा है। तो इसके लिए देखिए अगर हम लोग आर एवरेज ही बताता है, आर एवरेज। तो आर एवरेज जो है अगर हम ए के टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, ये आर ए, लेकिन इसका जो कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा -1/m1। जो कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड करना होता है, दिन लग रहा है, ये हो जाएगा -1/m2 RB, ये हो जाएगा 1/n1 RC, 1/n2 RC। एक्चुअली क्या होता है इसको पहले देखिए, 2H2 प्लस O2 से क्या बना, 2H2। ये इसका रिएक्शन है, ये 2 लिखा है मतलब 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा किससे, 1 मोल O2 से, क्या बनेगा 2 मोल H2O बनेगा। अभी आप देखिए ध्यान से, जब 2 मोल हाइड्रोजन खत्म होगा उस टाइम पे O2 कितना खत्म होगा, 1 मोल, नहीं, लेकिन दोनों एक साथ खत्म हो रहा है तो रिएक्शन का जो रेट होगा दोनों के टर्म में तो सेम होगा। जैसे जैसे H2 खत्म होगा वैसे वैसे O2 भी खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर पूछा जाए बताओ H2 और O2 किसका रेट ज्यादा है खत्म होने का, H2 किसका रेट ज्यादा दिखाएगा, H2 का। क्यों, क्योंकि 2 मोल खत्म हो रहा है तब तक एक ही मोल खत्म हो रहा है, नहीं। जैसे बड़ा तोगरा में चावल भी है और दाल भी है, किसका रेट आपको ज्यादा दिखेगा, यार ज्यादा खत्म हो गया है चावल, क्योंकि लोग खाने वाले ज्यादा हैं तो लगता है कि अच्छा वो ज्यादा खत्म हो रहा है, दाल कम खत्म हो रहा है। लेकिन जो रेट है लोग का खाने वाले का तो दाल के टर्म में हो या चावल के टर्म में, बात एक ही होगा ना। लेकिन जो ज्यादा है इसका 2 मोल खत्म होगा तब तक O2 1 ही मोल खत्म हुआ रहेगा, और हमको रिएक्शन का रेट पर मोल में दिखाना है। तो अगर सपोज यहाँ पे RH का रेट X है, अगर रिएक्शन का रेट अगर X है तो RH का रेट क्या होगा, X/2, क्योंकि इसका जो कोएफिशिएंट है उससे भाग करना होता है, पर मोल बताना होता है कि पर मोल समय के साथ कितना चेंजेस हो रहा है। ये तो 2 मोल है लेकिन पर मोल बताना होगा तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। वैसे इसका M1 मोल है तो डिवाइड करेंगे तो पर मोल आ जाएगा, समझ रहे क्या। रिएक्शन का जो रेट है वो पर मोल में निकालना होता है, ये 2 मोल खत्म होगा तो 1 मोल, तो किसका इसका रेट ज्यादा दिखेगा, तो पर मोल में निकालेंगे तभी इसका ही रेट ज्यादा दिखेगा ना। तो एक कोएफिशिएंट ये हो गया रेट के टर्म में। अब इसका डिफरेंशियल फॉर्म देखना है, तो RA को तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, dCA/dt, dCA/dt मतलब A का कंसंट्रेशन, D मतलब चेंज हो रहा है कैसे, टाइम के साथ। RA का मतलब क्या होगा, RA मतलब dCA/dt, A का कंसंट्रेशन टाइम के साथ कैसा है, D मतलब चेंज, यानी A का कंसंट्रेशन जब टाइम चेंज हुआ तो कैसे चेंज हो रहा है। RB का मतलब क्या होगा, dCB/dt, तो उस टर्म में लिखेंगे इधर भी क्या होगा माइनस, इधर क्या होगा प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट है तो प्लस, रिएक्टेंट है तो माइनस। इधर हम लिखेंगे तो -1/m2 dCB/dt, 1/n1 dCC/dt,
dt 1/n2 d cd बाई कंसंट्रेशन को कैपिटल ब्रैकेट से भी दिखाया जाता है, ये बताता है कंसंट्रेशन नहीं। तो CA को चेंज करना है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -1/m1 d A/d, यानी CA को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। कैपिटल ब्रैकेट कंसंट्रेशन को बताता है, तो इधर क्या हो जाएगा -1/m2 d B/dt 1/n1 dC/dt 1/n2 d इस टर्म में लिख सकते हैं, इस टर्म में लिख सकते हैं, इस टर्म में लिख सकते हैं। कोई बोलेगा लिखने से फायदा क्या हुआ? अगर ए का रेट दिया रहेगा तो रिएक्शन का रेट बताया जा सकता है, या बी का रेट दिया रहेगा तो भी बताया जा सकता है, या ए का रेट दिया है तो बी का निकाला जा सकता है, ये दोनों को इक्वल करके। नहीं, सी का रिएक्शन का रेट दिया रहेगा, ए का पूछ लेगा, तो ये दोनों को देखा जा सकता है। दोनों को इक्वेट कर देंगे, आर सी दिया रहेगा तो आर ए नहीं पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब H2 घटेगा तो उस टाइम पे O2 भी घटेगा और उसके साथ H2O बनेगा भी। तो जब H2 कोई कहेगा इतना बना है तो हमको नहीं समझ जाएगा कि कितना H2 या O2 घटा होगा। मतलब अगर यहाँ से घर जाएंगे, कोई बोलेगा कि अच्छा ये बताओ कब चला था, चाहे कितना तू नजदीक आ गया है, मतलब कितना तू दूर चला गया है। अगर यहाँ से घर जा रहे हैं तो यहाँ से दूर जाएंगे, मतलब क्या घर से नजदीक जाएंगे, तो दोनों के टर्म में बताया जा सकता है ना। कोई बोलेगा नहीं मैं बेतिया से इतना नजदीक आ गया हूँ, तो दूसरा क्या बोलेगा मैं घर से इतना ही दूर हूँ। तो इधर ये रिएक्टेंट के टर्म में बताइए या प्रोडक्ट के टर्म में बताइए, दोनों के टर्म में रिएक्शन का रेट बताया जा सकता है। लेकिन अगर पूछेगा ए का रेट बताओ तो केवल इंडिविजुअल आप निकाले क्या dCA/dt, एवरेज पूछेगा तो जो कोएफिशिएंट से उसे डिवाइड करना, क्योंकि एवरेज जो है तो सबके टर्म में सेम होगा, आइदर ए के टर्म में लिखो या बी के टर्म में लिखो या सी और डी। तो एवरेज तो सबके टर्म में सेम ही आएगा, लेकिन अगर किसी एक पार्टिकुलर का पूछेगा तब तो ये हटाना पड़ेगा। ए का रेट क्या लिखेंगे आप? अगर आर ए निकालना है तो आप लिखेंगे DA/dt, यानी ए का कंसंट्रेशन टाइम के साथ कैसे चेंज हुआ वो बताएगा आर ए, बी का कंसंट्रेशन टाइम के साथ कैसे चेंज हुआ क्या बताएगा आर बी, इंडिविजुअल। लेकिन अगर एवरेज पूछेगा तो उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, आंसर हो जाएगा हैं 1/m1 कोएफिशिएंट करती है नेक्स्ट बन रहा है। कोएफिशिएंट कथी बोलने समझ में आ रहा है। ए लैंग्वेज है M1 एक का क्या कह रहा है कि A का M1 मोल B का M2 मोल से रिएक्शन करेगा तो C के N1 बनेगा, B के इसलिए तो लिखा वहां पे ना। अगर दूसरा रिएक्शन लिखेंगे देखिए N2 + 3H2 से क्या बनेगा। अगर कोई पूछ दिया आपसे बताओ H2 अगर रिएक्शन H2 का रेट ज्यादा होगा या N2 का? H2 का रेट ज्यादा होगा, क्योंकि जब तक वो 3 मोल खत्म होगा तब तक N2 तो एक ही मोल खत्म हुआ रहेगा, तो रेट किसका ज्यादा दिखाएगा? रिएक्शन का रेट दोनों के टर्म में सेम दिखाएगा, क्योंकि जब N2 खत्म होगा तो H2 भी खत्म होगा, तो ओवरऑल रिएक्शन का रेट तो दोनों के टर्म में सेम ही दिखेगा। लेकिन अगर इंडिविजुअल देखेंगे तो इसका जो रेट है इससे 3 गुना ज्यादा दिखेगा, क्योंकि जब तक 3 मोल खत्म होगा तब तक 1 मोल ही खत्म हुआ रहेगा। क्वेश्चन पहले रेट एक्सप्रेशन लिखने के बताता हूँ, तब फिर से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। अगर आपसे कॉम्बिनेशन पूछते कि चलो इसका रेट एक्सप्रेशन लिखो 2H2 + O2 से बना
2H2। तो आप क्या लिखेंगे, R एवरेज माइनस 1/2 रेट ऑफ H2 ये बराबर होगा माइनस रेट ऑफ 1/2 R ऑफ O2 कोफिशिएंट 1 है, ये क्या होगा प्लस 1/2 R ऑफ H2। यहाँ से RH2 निकाल के देखिए एक बार इन दोनों में, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स R ऑफ एवरेज, नहीं इसको देखेंगे तो R ऑफ O2 क्या होगा, केवल इधर माइनस आ जाएगा R ऑफ एवरेज। अगर हम H2O के टर्म में लिखेंगे तो R ऑफ H2 क्या होगा 2R ऑफ एवरेज। समझ गए ना। तो एक बार इन दोनों को ले लिया, एक बार इसको ले लिया, एक बार इसको ले लिया, यानी जो H2 का रेट होगा एवरेज का डबल होगा, लेकिन घट रहा है। H2O का जो रेट होगा वो एवरेज का डबल होगा, लेकिन वो बढ़ रहा है। बात तो यहीं से चल रहा है ना, क्योंकि ये 2 मोल जब घटेगा तो 2 मोल बढ़ेगा, तो रेट तो इसका ही ज्यादा दिखाएगा और इसका रेट कम है। यानी जो O2 के टर्म में जो रेट निकल रहा है, तो H2 के टर्म का अगर H2 का पूछेगा तो O2 का डबल आएगा। अगर H2 का रेट पूछेगा तो O2 का डबल नहीं आएगा, क्योंकि इधर R एवरेज इधर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। गड़बड़ हो रहा है क्या? ओवरऑल इसके लैंग्वेज अगर देखेंगे तो जब ये 2 मोल खत्म होगा तब इसका 1 मोल, इसका रेट ज्यादा दिखाएगा, इसका कितना 1 मीटर, ये डबल है और ये आधा है। एक और रेट एक्सप्रेशन लिखिए इसका, N2 प्लस 3H2 से क्या बनेगा, क्या होगा माइनस 1/1 R ऑफ N2 माइनस 1/3 R ऑफ H2 1/2 R ऑफ, और ये सब किसके बराबर होगा, R एवरेज के बराबर। यानी एवरेज जो होगा N2 के अगर बराबर हो तो H2 के टर्म में 1/3 ही दिखाएगा, क्योंकि 3 गुना ज्यादा रेट से बन रहा है, किसके N2 के रिस्पेक्ट। क्वेश्चन करना है आपको, रेट के टर्म में तो नहीं दिया, इसका रेट दिया है उसका निकालना है। टेक्स्ट बुक है, बोलिए क्वेश्चन बोलिए। N2 प्लस गिव्स 2NH3 हाँ ठीक है बोलिए। ठीक है, H2 को घटने का रेट हाँ 5 मोल पर सेकेंड, H2 के घटने का रेट 5 मोल बाई लीटर पर सेकेंड, लीटर मोल लीटर पर सेकेंड, ऐसा है। तो NH3 का बढ़ने का रेट क्या है? तो R ऑफ NH3 बता, ठीक है ना। NH3 का घटने का रेट मिल जाता है। अच्छा, यानी माइनस R ऑफ N2 भी बताना है, माइनस मतलब घट रहा है, तो अभी हम फिर से रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो R जो एवरेज होगा तो क्या होगा माइनस 1/1 R ऑफ N2 माइनस 1/3 R ऑफ H2 1/2 R ऑफ नहीं, एवरेज नहीं पूछा। अगर एवरेज पूछ रहा था तो फिर से निकालना पड़ता, केवल H2 का दिया है, NH3 का पूछ रहा है, तो क्या ले लेंगे, दोनों को ले लेंगे, यानी माइनस 1/1 R ऑफ जो N2 होगा 1/2 सॉरी H2 ना, H2 दिया है, NH3 पूछा है, तो दोनों को ले लीजिए, माइनस 1/3 R H2 1/2 R ऑफ, ये माइनस RH2 का रेट दिया है 5 मोल यानी 1/3। आप ऐसे एक बार और लिखिए,
माइनस 5 मोल R of H2 1/2 R of NH3 इसका रेट दिया है 5 1/2 R of NH3 इधर मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हो जाएगा तो भाग मल्टीप्लाई 2 into 5/3 ये हो गया R of 10/3 हो गया। अभी H2 का N2 का पूछा है, N2 का पूछा है तो H2 का निकल गया, अभी ये ले लेंगे तभी हो जाएगा, नहीं तो इसके साथ सॉरी H2 लिया, ठीक है ये दोनों ले लीजिए, इसके साथ भी ले सकते हैं ना जब मिल गया तो। मिल गया तो हो ही जाएगा। नहीं मिल गया जी दो निकल गया ठीक है। -1/1 R ऑफ जो N2 होगा वो किसके बराबर होगा? -1/3 माइनस माइनस कैंसिल, यानी R ऑफ N2 जो होगा 1/3 R ऑफ H2 कितना है? माइनस 5 नहीं -5 हाँ ठीक है 5/3 -5 -5 यानी -5/3 मोल पर लीटर। एक का रेट दिया रहेगा तो दूसरे का रेट आसानी से निकाला जा सकता है। डाउट है क्या? और इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये रेट एक्सप्रेशन तो आना ही चाहिए। आपको ध्यान देना है कि एवरेज पूछा है कि किसी एक के बारे में पूछा है, एक के बारे में पूछा रहेगा तो चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन टाइम। अगर एवरेज पूछा रहेगा तो जो कोएफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करना पड़ेगा। देखो गड़बड़ एनसीईआरटी के बुक के अंदर भी क्वेश्चन है। ये चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 4 4.2 क्वेश्चन आप बना के देख लीजिए। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 4.2 में एवरेज पूछा है, 4.2 या 4.3 ऐसा क्वेश्चन है। 4.2 है 4.2 एक बार क्रिया पे एक ही सदस्य है, बताओ क्या? बना के बताओ क्या? 4.1 आप क्या करेंगे? 4.1 4.2 बना लेंगे। हाँ 1 और 2 इंडेक्स क्वेश्चन है, बोर्ड का लेवल भी वैसा ही है तो क्वेश्चन आना चाहिए। और 4.3 क्वेश्चन में और कुछ है? 4.3 में है कि बात की हाँ